हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है यशिका सोनी और आज का हमारा प्रश्न है साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 एवं 8 में अंतर को स्पष्ट करना। धारा 7 एवं 8 में अंतर स्पष्ट करने से पहले आइए हम क्रमशः पहले दोनों धाराओं को समझते हैं। धारा 7 जो कहती है वे तथ्य जो विवादक तथ्य के प्रसंग हेतु या परिणाम है। विस्तार पूर्वक समझते हैं। वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे गठित हुए हैं या जिसने उनके घटने का या संव्यवहार का अवसर दिया है। धारा 7 को समझने के बाद आइए धारा 8 पर नज़र डालते हैं। धारा 8 कहती है हेतु, तैयारी और पूर्व या उसके पश्चात के आचरण। विस्तार पूर्वक समझते हैं। कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। किसी वाद के किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है। यदि ऐसे आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात का। इस धारा में दो स्पष्टीकरण भी हैं, आइए समझते हैं। धारा 8 का पहला स्पष्टीकरण कहता है इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि ये कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले ना हों। किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्टीकरण का प्रभाव धारा 32(1) जो कि मृत्युकालिक कथन है और धारा 157 जो कि संपोषक साक्ष्य है, उन्हें बताता है। स्पष्टीकरण 2 जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है। धारा 7 और 8 को जानने के बाद आइए दोनों में अंतर समझते हैं। धारा 7 प्रसंग अर्थात किसी अपराध के कारित करने का मुख्य अवसर की सुसंगतता के बारे में बताता है, जबकि धारा 8 किसी अपराध की तैयारी या उन साधनों के जुटाने की जो अपराध को सुकर बनाती है, चाहे अपराध के पूर्व हो या पश्चात की सुसंगतता को बताती है। धारा 7 और 8 के इन अंतरों को समझने से हम इसके दृष्टांत से और अच्छे समझ सकते हैं, जिसके लिए हम दृष्टांत का धारा 7 में और दृष्टांत गा और घा धारा 8 के ले सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा अंतर जानते हैं। धारा 7 किसी अपराध के कारित होने के कारण अर्थात हेतु के बारे में बताती है जो कि सुसंगत है, जबकि धारा 8 किसी अपराध के करने में जो हेतु अर्थात वह शक्ति जो किसी अपराध को कारित करने के लिए उस व्यक्ति को मजबूर कर देती है कि सुसंगतता के विषय में बताती है। इस दोनों ही तथ्यों में हम आर बनाम रिचर्ड्स के वाद से समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से हेतुक और जो हेतु है उनमें अंतर है। धारा 3 समझते हैं तीसरा अंतर समझते हैं। धारा 7 किसी अपराध के परिणाम को सुसंगत बनाता है, जबकि धारा 8 किसी भी अपराध के पूर्व या पश्चात के प्रभाव को सुसंगतता दर्शित करता है। इसके लिए हम धारा 7 का दृष्टांत खा और धारा 8 का छा और चा देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। चौथा अंतर समझते हैं। धारा 7 में आचरण की सुसंगतता को विविक्षित रूप से उल्लेखित किया गया है, जबकि धारा 8 में आचरण को एक मुख्य तथ्य के रूप में इंगित किया गया है। पांचवा अंतर समझते हैं। धारा 7 में कहीं न कहीं आचरण शब्द में कथन को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि धारा 8 में स्पष्टीकरण 1 में स्पष्ट रूप से कथन को आचरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार हमने धारा 7 और 8 में 5 अंतर देखे, और भी हो सकते हैं, हम दृष्टांत के आधार पर समझ सकते हैं। इस प्रकार धारा 7 और 8 में अंतर है। धन्यवाद।